हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल फिलो मैथ पीएम। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सबसे पहली बात बेटा, काफी दिनों से आपके लिए क्लासेस नहीं आ पाई, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। कुछ तबीयत का इशू चल रहा था जिसकी वजह से क्लासेस नहीं ले पाया। आज से फिर से आपकी क्लासेस लगातार आपको मिलती चलेंगी। दिवाली का सीजन भी है तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, अच्छे से टाइम भी मिला है आपको, पूरा यूटिलाइज करिए। आज आप देख रहे हैं हमारे सामने जो टॉपिक है बेटा, ये सेक्शन फॉर्मूला है, राइट। आपको पता है कि ये चैप्टर छोटा सा ही है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। थोड़े से बेसिक एक दो फॉर्मूले हैं और आराम से क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आइए बेटा, बिना देरी किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप सब बच्चे पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे ताकि पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को लगाएं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम तो बच्चे आप सबको क्लियर ही है। अब जैसा कि नाम है चैप्टर का, सेक्शन फॉर्मूला, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको नॉर्मली चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आपको ये समझना है बेटा कि मान लो एक लाइन मैंने बनाया, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट बना दिया गया है। एक लाइन बना देता हूं। अगर बेटा इस तरीके से एक लाइन बनी हुई है, फिर मैंने कहा कि एक और लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, जो इसको कट कर रही है, कुछ इस तरीके से। अब अगर दूसरी लाइन, जो येलो कलर की लाइन दिख रही है बेटा, इसको कट कर रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो जरूर इनके बीच में एक रेशियो होगा जिसको हम लोग बेटा m/n के रेशियो में डिवाइड करते हैं, मानते हैं। क्या मानते हैं? m/n। कई सारी बुक में ये m1:m2 मिल जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल सा एक रेशियो है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने कहा कि सर ये एक लाइन थी, यहां पर मान लो इसको नाम दे देते हैं AB, और बेटा ये एक पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, इसको नाम दे दिया P। तो AB एक लाइन थी जो P पर डिवाइड हो रही है। P एक ऐसा पॉइंट है जो AB को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो रेशियो क्या बना है? m/n का रेशियो बना है सर, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब आपको बेटा A का और B का कोऑर्डिनेट भी मान लो मैंने बता दिया कि सर इसका कोऑर्डिनेट जो है वो x1:y1 है। बच्चे B का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 और y2। P का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? इसको हमने मान लिया x, y। नहीं पता है, इसी को निकालना। मतलब A और B का कोऑर्डिनेट दिया गया हो, जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा हो उसका कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको बेटा क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला, राइट। अब आइए देखिए इस फॉर्मूले में क्या खास बात है और कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला बेटा इस तरीके से लिखा जाता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में बच्चे m+n, कॉमा my2 प्लस में बेटा ny1 अपॉन में m+n। इस तरीके से बेटा फॉर्मूला लिखा गया होता है। और यहां से जब आप मान लो इसको ब्रैकेट के अंदर आपने रखा, तो इससे आपको क्या मिल रहा है? इससे आपको सर P का कोऑर्डिनेट मिल जाता है, x, y की वैल्यू मिल जाती है। इतनी बात क्या सभी को क्लियर हुई? क्या इतना कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे की समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं यहां पर? सर हम लोगों ने क्या पढ़ा यहां पर? सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा। क्या होता है इससे कि अगर एक लाइन दिया गया है, लाइन में एक पॉइंट है जो इसको दो रेशियोज में डिवाइड कर रहा है। दो रेशियोज का मतलब ये m/n,
एक रेशियो बोल सकते हैं बेसिकली। तो अगर एक लाइन है जो m/n के रेशियो में डिवाइड हो रही है, किस पॉइंट से, P पॉइंट से, तो बेटा इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको नाम दिया गया है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जहां पर x1 और y1 क्या है बेटा, A का कोऑर्डिनेट होता है, x2 और y2 क्या है, B का कोऑर्डिनेट होता है, और x और y क्या है बच्चे, P का कोऑर्डिनेट होता है। क्या बात क्लियर हुई आप सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको कराता हूं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कराते हैं। मान लो बेटा मैंने पॉइंट्स यहां पर आपको दे दिया, अभी तक पॉइंट्स नहीं पता था, अब मान लो मैंने आपको पॉइंट्स भी मेंशन कर दिया। पॉइंट्स क्या हैं, ये है 2,3, ये है बेटा 4,5। बहुत छोटे छोटे से आसान से नंबर ले रहा हूं, ठीक बेटा। इधर x और y नहीं पता है, रेशियो भी मान लो मैं आपको बता देता हूं कि सर ये रेशियो है 1:2। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी, तो आपने कहा सर इसका तो बड़ा सिंपल सा तरीका भी आपने बताया। क्या बताया कि बेटा फॉर्मूले पे रखो, फॉर्मूला क्या है देखो, mx2, यहां पर 1 क्या हो जाएगा, m का काम करेगा, n का काम 2 है, x1 क्या हो गया बच्चे, और y1 हालांकि यहां तो नीचे लिखा ही गया है तो कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब आ जाइए फॉर्मूले पे रखना शुरू करिए इसको। जहां जहां पर m था वहां वहां पर क्या रखेंगे बेटा 1, तो कैसे रखेंगे 1 इंटू, बताओ बच्चे x2 क्या है 4, अपॉन में, अच्छा अभी तो n इंटू x1 भी रखना है, प्लस कर लो बेटा, n के साथ x1 यानी 2 के साथ 2, बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉमा, फिर क्या करना होता है, y वाला कोऑर्डिनेट लिखना होता है। अब y वाला कोऑर्डिनेट ध्यान से देखिए 2 है, पहले कौन सा पकड़ना है बेटा, my2, अगर यहां पे m पकड़ा 1 तो y2 यानी 1 इंटू 5, प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 2 के साथ y1, अपॉन में बच्चे फिर से 1 और प्लस 2। क्लियर बात, यही निकाल रहे थे आप लोग। अब बताइए 4 और 4 8 हो गया, 8/3, दूसरा 5 और 3 2 5, 3 2 6, 6 और 5 11। क्या आसानी से आपको P का कोऑर्डिनेट पता चल गया, या कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात आ गई? बहुत सिंपल सा आपने फॉर्मूला रखा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहां तक बताइए क्या हर एक बच्चे को ये पॉइंट क्लियर है कि सर सेक्शन फॉर्मूला होता है वो कब यूज करेंगे, जब कोई एक पॉइंट, कोई एक लाइन, किसी एक लाइन को रेशियोज में डिवाइड कर देगी। रेशियो क्या होगा m/n, पॉइंट्स दिए होंगे सर तो हम वो वाला पॉइंट निकाल लेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या केवल P पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? अगर ऐसा हो सकता है कभी कि P दे दिया जाए तो A पूछ ले, B वाला पूछ ले, या फिर कभी रेशियोज पूछ ले, सिंपल सी बात है सर, फॉर्मूले में रखेंगे, जो चीज नहीं पता होगी निकल जाएगी। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मूव करें आगे क्वेश्चंस पर। चल आइए बेटा क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ये रहा बेटा आपके सामने पहला क्वेश्चन, जल्दी से इसको करेंगे, बताएंगे क्या आ रहा है। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन। अब देखो बेटा यहां पर एक लाइन दिया गया है, पॉइंट P कुछ पता नहीं है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, रेशियो दिया गया है 2:3। इंटरनली दिया जाता है बेटा, अभी तो आपको जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे सब इंटरनली ही मिलेंगे, एक्सटर्नली भी होता है, वहां पर सेक्शन फॉर्मूला जो हम लोगों ने यूज किया वो थोड़ा सा चेंज होता है साइन का, अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो परेशान मत होइए, आपको इंटरनली ही मिलेगा, ठीक है। 2:3 की बात की गई बच्चे, तो यहां पे मान लेते हैं 2:3, इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट P, तो यहां पर नाम हो गया A, और यहां पर A और B के बारे में इंफॉर्मेशन है। हाँ सर A और B के बारे में इंफॉर्मेशन, आप लोग क्या करोगे बेटा, इसको x1 x2 के हिसाब से लिख लो। x1 की वैल्यू -3 है, y1 की वैल्यू बेटा 3 है, x2 देखो y का B का कोऑर्डिनेट जो है y2 की वैल्यू -7। क्लियर बात। अब और क्या दिया गया सर, m/n भी दिया गया है, m की वैल्यू कितना है बेटा 2, और n की वैल्यू कितना है
बस इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपने नोट कर लिया, फिर आप फॉर्मूले पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आराम से और बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूले पे अगर हम लोग रखें बेटा, तो आप सबको पता है कि सर सेक्शन फॉर्मूला एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं, हालांकि हर क्वेश्चन में मैं वही चीज नहीं लिखूंगा, तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सर m के साथ x2 चलता है, n के साथ x1 चलता है, अपॉन में m प्लस n हो जाता है, कॉमा m के साथ y2, n के साथ y1 और अपॉन में m प्लस, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ हो। क्लियर है? अब देखिए कैसे हम लोग यूज करेंगे, जल्दी से फॉर्मूले पे रखते हैं बेटा। m के साथ x2 मतलब 2 के साथ, बताइए x2 कितना आया है 2, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। n के साथ x1 बेटा n 3 है, x1 कितना है बच्चे -3, अपॉन में बेटा 2 + 3, m + n करते हैं ना। दूसरा y वाला कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, m के साथ y2 यानी कि 2, y2 की वैल्यू बच्चे -7 है, ध्यान रखिएगा साइन वाले, प्लस n के साथ y1 देखिए 3 है, 3 के साथ y1 मतलब बेटा 3 × 3 अपॉन में 2 + 3। ये सब ब्रैकेट में करके सॉल्व करिएगा एज इट इज, जैसे कि ऊपर लिखा गया था। अब बताएंगे 2 × 2 = 4 और यहां पर बेटा -9, तो 4 - 9 कितना होता है, माइनस में 5 सर, अपॉन 5। ठीक है, यहां पर आ जाइए 2 × -7 कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस में 2 × -7 कितना हो जाएगा, माइनस में 14, और इधर 3 3 = 9, तो -14 + 9 कितना हुआ बेटा, -5। मतलब सर यहां से हमें आंसर मिल गया कि -1, -1 ये हमारा कोऑर्डिनेट आएगा इसका पी का, यानी x और y की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है, p का कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल चुका है, ये बेटा कितना है -1, -। क्या क्लियर है सभी को इतनी बात? एक बहुत बेसिक सा आसान सा क्वेश्चन था, क्या सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो आपके दिमाग में नहीं है? आगे मूव किया जाए, क्वेश्चंस कराता रहूंगा मैं, आपको कॉन्सेप्ट समझाता चलूंगा, जो जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट आती चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। यहां पर बेटा पी पॉइंट भी दे दिया गया है, रेशियो भी दे दिया गया है, और बी का कोऑर्डिनेट हटा दिया गया है। मैं आपसे बार बार बोलता हूं एक रफ फिगर जरूर बना लिया करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके लिए आसानी होगी। फिर से ए का बी के बारे में, पी एक कोई पॉइंट है, रेशियोज दिए गए हैं पहले से 2:3 का, अगेन सेम टू सेम रेशियो दिया गया है बेटा। पी का कोऑर्डिनेट जो है वो भी बता दिया गया है, कितना है 1, -2। ए का कोऑर्डिनेट बताइए बेटा 3, -6। बी का कोऑर्डिनेट नहीं पता बच्चे, तो इसको x, y मान लीजिए। ठीक, अब आइए फॉर्मूले पे रखते हैं, सॉल्विंग करना शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि सर p वाला कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, -1, 2। फिर बेटा यहां पर भी वही सेम चीज, सारी इंफॉर्मेशन को नोट कर लिया करिए। y1 की वैल्यू कितना बच्चे, और y2 की वैल्यू, m कितना है और n कितना है, ये सारी चीजें आप पहले नोट कर लिया करिए, उसके बाद सॉल्व किया करिए। p का कोऑर्डिनेट पहले रखा जाता है, तो उसको हम लोगों ने रख लिया। अब आपको पता है बेटा क्या रखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या रखते हैं जल्दी से बताएंगे। सर m के साथ x2 चलता है, 2 और x2, तो 2x हो जाएगा। सर n के साथ x1 चलता है, +3x हो जाएगा, 3 3 = 9 सॉरी, अपॉन में बच्चे 2 + 3 5 हो जाएगा। इधर आ चलिए, फिर m के साथ y2, 2 × y मतलब 2y हो गया,
मूविंग नहीं हो रहा है। चलिए छोड़िए, कुछ दिक्कत है ऐसे, जाने दीजिए, फिर इसको ऐसे ही करते हैं। इधर बेटा m के साथ y1 चल रहा था, 2 के साथ आपने y1 किया, सॉरी m के साथ y2 चल रहा था, 2 के साथ y, और n के साथ बेटा y1 चल रहा था। तो 3 इंटू -6 करेंगे बच्चे, क्या आएगा, माइनस में 18, अपॉन में क्या आता है बेटा 5। यानी हमें ये चीज समझ में आ गई कि सर यहाँ पर 2x प्लस 9/5 है, यहाँ 2y माइनस 18/5 है। अब आपको ये पता है कि सर x वाला कोऑर्डिनेट x के बराबर होना चाहिए, इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। यानी बेटा आप इसको ऐसे लिखोगे कि 2x प्लस 9/5 किसके इक्वल चल रहा है, -1 के इक्वल चल रहा है। तो बच्चे 2x प्लस 9 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -5 हो जाएगा। यानी 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9 उधर जाएगा यानी -14, और x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -7। सेम टू सेम चीजें आप कर लीजिए y वाले कोऑर्डिनेट के लिए भी, यानी 2y माइनस 18 इक्वल्स टू क्या करेंगे बेटा, अपॉन में 5 भी था, इक्वल्स टू 2। तो 2y प्लस माइनस में 18 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा बेटा। 2y की वैल्यू उधर जाके ऐड होगा तो 28 हो जाएगी, और y की वैल्यू जल्दी से बताएंगे क्या आएगी, 49। क्या सभी को इतनी बात क्लियर हुई। तो सर x और y का कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल गया। x और y का कोऑर्डिनेट क्या मिला बेटा, -7, 14। खत्म। इतना छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब बताएंगे क्या किसी को ऐसा, कोई बच्चा ऐसा जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। सभी को क्लियर है, सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया। एक मिनट वेट करिएगा बेटा, कुछ 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 दिक्कत है, क्वेश्चन ही गायब हो गया इसका तो। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग करिए। दो क्वेश्चंस एक्चुअली गायब हो चुके हैं। एक मिनट का टाइम दीजिएगा बेटा। छोड़िए, आप इस क्वेश्चन से करना शुरू कीजिए। कुछ बोर्ड का इशू है जिसकी वजह से क्वेश्चन गायब हो गया। हालांकि क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ा था, और अगर क्वेश्चन की दिक्कत है तो मैं फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बता देता हूं। ये बना हुआ है बेटा आपके सामने सब। ए का कोऑर्डिनेट पता था, पी का कोऑर्डिनेट दिया गया था, बी का कोऑर्डिनेट नहीं पता था, रेशियोज आपको दिए गए थे, और आपसे बोला गया कि सर निकाल के मुझे बी का कोऑर्डिनेट बताइए। तो हमने सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला रखा और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
बाकी पता नहीं, अभी कुछ चेंज हुआ है, चीजें सही हुई हैं, शायद कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से ये दिक्कत नहीं होगी, आगे आ जाइए। देखिए बेटा यहाँ पर थोड़ा सा सर्कल का कॉन्सेप्ट लिया गया है। आप सभी को पता है कि सर सर्कल में डायमीटर होता है, वही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्होंने चुराया हुआ है। ठीक है, क्या बोला, एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, वो डायमीटर है सर्कल का जिसका सेंटर सी है। एक छोटा सा आसान सा फिगर आप बना लीजिए। ठीक, अगर आपने एक सर्कल बना लिया बेटा, इसका सेंटर सी बोला गया है, ए बी एक डायमीटर है, कहीं यहां पर सेंटर होगा, ये ए बी जो है ये डायमीटर हो जाएगा। ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है -3, 1। क्या अब इसके बाद भी आपको क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ है? 5, -4। अगर आपको बेटा ये चीज पता चल गई कि ये सर्कल था, इस तरीके से फिगर बनेगा, सी का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया है, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान होगा। इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा, उसके बाद सिखाऊंगा कैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट लगता है। बेटा रेशियोज नहीं पता है, लेकिन एक बात आप सबको पता है कि सर सी सेंटर है तो ये 1:1 के रेशियो में ही चलेगा, इक्वल ही चलेगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल डिस्टेंट है, ए से सी और सी से बी इक्वली ही है ना, रेडियस ही है दोनों। अगर आप सेक्शन फॉर्मूले से रखते बच्चे तो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता, 1 से -3 लिख देता हूं, दूसरी साइड बेटा प्लस में अगर आप देखेंगे फिर 1 में, अगर इधर वाले 1 से आपने -3 को मल्टीप्लाई किया तो इधर वाले 1 से 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपॉन में बच्चे 1+1, कॉमा कर लीजिए, फिर 1 के साथ 1 है, 1 के साथ -4, अपॉन में बेटा 1+1। ठीक, इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, सॉल्विंग करेंगे बेटा -3 + 5/2, कॉमा इधर से 1 -4/2, -3 + 5 कितना आता है बेटा 2, और 1 - 4 क्या आ जाएगा बच्चे -3। ठीक है, क्या आ गया बेटा 1, फिर से क्वेश्चन ही गायब हो गया। आ गया 1, -3/2, ये बेटा आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए, किसके, सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इतना लंबा चौड़ा करेंगे, नहीं बेटा, इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूं, बहुत बेसिकली बहुत इजीली आप कर लेते हैं जब जब मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट दिया हो। एक छोटा सा फॉर्मूला नोट करिएगा बच्चे, इसको हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बताता है, ये कहता है कि सर अगर कोई एक लाइन है ए बी, जैसे अभी तक आपने सीखा, ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी एक पॉइंट है जो इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर पी इसका मिड पॉइंट है बेटा, तो उस केस में क्या होता है, डायरेक्ट ही इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो आपको दिए रहेंगे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा x2 y2, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x, y। तो बच्चे क्या होता है, डायरेक्ट ही आप पी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, और उसको निकालने का तरीका क्या होता है आपके पास, इक्वल्स टू x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप लोग नोट कर लेंगे, ये आपको मिड पॉइंट फॉर्मूले के नाम से मिल जाएगा। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मिड पॉइंट फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट लगाना है बेटा, तो ऐसे ही लगता है। अगर आपको
ए और बी का कोऑर्डिनेट पता है तो आप पी का कोऑर्डिनेट बड़े सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या क्लियर हुई इतनी सी बात? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चंस को लगाना शुरू करिए। अभी तक मैं बहुत आराम से चल रहा था क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट था। सर्कल बेटा वैसा ही है, हालांकि डिस्टेंस फॉर्मूला भी इससे रिकॉल हो जाएगा, तो इसको भी कर लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे बताएंगे क्या होता है। हर एक फॉर्मूले में आपके रिकॉल कराता चल रहा हूं, आप क्वेश्चन करते चलिए ध्यान से। डिस्टेंस फॉर्मूला कब यूज करते हैं बेटा? अगर ए और बी दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, इनके बीच में अगर डिस्टेंस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट लगाना है तो सर एक फॉर्मूला हमारे पास था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बच्चे स्क्वायर रूट में रख दिया जाता है और यहीं से आपको ए बी का डिस्टेंस पता चल जाता है। इसी को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का नाम देते हैं। राइट बेटा, क्लियर बात? तो इस तरीके से आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहां पर AC की लेंथ बोली गई थी, ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है, सी का कोऑर्डिनेट पता है, जल्दी से बताएंगे बेटा AC की लेंथ क्या निकलेगी? सर x2। अब अगर A से C निकालने जा रहे हो बेटा तो A वाला कोऑर्डिनेट को x1 और y1 मान लो। क्या मान लो? A वाले कोऑर्डिनेट को x1 और y1 मान लो। x1 की वैल्यू बेटा आपको दी गई है, A का कोऑर्डिनेट कितना है 3, y1 की वैल्यू क्या दी गई है माइनस में 7। ऐसे बेटा x2 की वैल्यू क्या ले लोगे आप? C वाले कोऑर्डिनेट्स -2 और y2 की वैल्यू ले लो बेटा 5। फॉर्मूले पे रखिए x2 माइनस x1 यानी बेटा -2 -3 प्लस करते हैं y2 माइनस y1 यानी कि 5। y1 ऑलरेडी माइनस में तो प्लस हो जाएगा। -5 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 25। कोई -25 तो नहीं लिख रहा है ना, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आता है। 5 + 7 12, 12 का स्क्वायर बच्चे 144। दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा बेटा 169। 169 परफेक्ट स्क्वायर होता है जी सर, 13 का होता है। तो क्या मिल गया AC की वैल्यू 13। क्या कोई सेंटीमीटर मीटर कुछ पता है? नहीं पता है, तो क्या लिखेंगे बेटा 13 यूनिट्स। ध्यान रखिएगा ये सब चीज, ठीक। अब आ जाइए दूसरे पार्ट पे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B बोला गया तो निकाल सकते हो ना बेटा। C सेंटर बोला गया सर्कल का, C अगर सेंटर है तो AB डायमीटर का काम कर रहा है। ये तो बोला गया है कि AB डायमीटर का काम कर रहा है। C सेंटर है सर, इसका भी कोऑर्डिनेट दिया गया है। चलो पहले का क्या दिया है 3, -7, यहां मैं लिख देता हूं। C का क्या दिया था -2, 5। B का नहीं पता बच्चे। आपने अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा कि सर अगर हम 3 यानी A और B वाले कोऑर्डिनेट को ऐड कर लें +x/2 y1 + y2 यानी कि -7 + y अपॉन में बेटा 2। तो क्या आता था मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से? सर C का कोऑर्डिनेट आता था यानी -2, 5। तो -2 के बराबर क्या चलेगा बेटा 3 + x/2। 2 को इधर भेजिए, -4 = 3 + x यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे -7। क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? x की वैल्यू -7 तो नहीं आनी चाहिए। थ्री प्लस एक्स, हाँ ठीक है, -7, ठीक 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 एकदम से। अब बेटा बात करते हैं y वाले की। तो आपको पता है कि सर -7 + y अपॉन में 2 = 5 के बराबर हो जाएगा। -7 + y किसके बराबर हो जाएगा? ये बेटा 10 के बराबर हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 17। तो क्या b का कोऑर्डिनेट पता चल गया सर -7 और 17। आप क्रॉस चेकिंग करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। -7 + 3 करेंगे बेटा कितना आ जाएगा? -7 + 3 करेंगे तो -4 आएगा अपॉन 2 -2। 17 में -7 अगर करेंगे तो 10 आएगा अपॉन 2 मतलब 5। तो क्रॉस चेकिंग करके आप पता भी कर सकते हैं कि जो आंसर आपको मिला है वो सही है या
गलत। आसान चल रहा है। मिड पॉइंट दिए गए, ये एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है बेटा, इसको एंड में कराता हूं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट पी। अब रिफ्लेक्शन पूछा गया बेटा एक पॉइंट का, ठीक है, मूव किया जाए। देखो एक पॉइंट दिया गया है पी, यहीं पे मान लेते हैं एक पॉइंट। बोला गया बेटा एक और पॉइंट है एम, मान लो कहीं यहां पर। पॉइंट पी का रिफ्लेक्शन एम में करना है और बताना है कि रिफ्लेक्शन क्या आएगा। अरे बच्चे, अगर आप पी का रिफ्लेक्शन एम में करा रहे हो, एक छोटी सी सिंपल सी बात मुझे बताइएगा आप, जितना दूर पर ये ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर पर ही तो इसकी इमेज बन जाएगी पी डैश। अरे सर एम अगर मिरर का काम कर गया तो पी ऊपर था, तो जितना ऊपर ऑब्जेक्ट था उतनी ही नीचे तो इमेज बनेगी ना सर। बात क्लियर हुई? तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है अगर ऊपर एक्स रहा होगा तो नीचे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे, एक्स डिस्टेंस। आप सब ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लेन मिरर में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है मिरर से वही डिस्टेंस इमेज की भी होती है मिरर से। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर हम लोगों ने यूज किया हुआ है कि अगर पी जो है वो एक्स डिस्टेंस पर था तो उतनी ही दूरी पर इसकी इमेज बनेगी, जिसको हम लोगों ने पी डैश मान लिया। यानी बेटा क्या हो गया, एम मिड पॉइंट हो गया। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पीपी डैश। पीपी डैश का मतलब ये बेटा ये लाइन, इसका एम मिड पॉइंट हो गया। अब तो बड़े आसानी से क्वेश्चन निकाल लेंगे ना कॉन्सेप्ट आप लोग कि सर अगर m का पॉइंट देखें तो क्या दिया गया है 5, -1 यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बेटा, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p का कोऑर्डिनेट, चलो p डैश का कोऑर्डिनेट मैं कुछ मान लेता हूं x, y, तो -3 + x अपॉन 2, 7 + y अपॉन 2। क्लियर? 5 किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, यानी इधर 10, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 30। दूसरी साइड आ जाइए, -1 किसके बराबर है 7 + y अपॉन 2 के, तो इधर मल्टीप्लाई करिए, -2 = 7 + y, यानी बेटा y की वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो क्या आ जाएगा सर, इधर जाके ऐड हो जाएगा -। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? बहुत ही इजी तरीके से आपने इस कॉन्सेप्ट को देखा कि आप आराम से निकाल लेते, कोई टेंशन वाली बात यहां पर नहीं थी। ठीक, -9 ठीक तो चल रहा है, -9 और -7 है, एम मिड पॉइंट है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन आप सभी को यहां तक? कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का? कोई डाउट तो नहीं बेटा? क्लियर है ना? अब लाइट सही हो गई, आगे बढ़िए। थोड़ी थोड़ी सी डिस्टरबेंसेस हैं आज, चीजें सही हो जाएंगी। कैलकुलेट द रेडियो नहीं रेशियो होता है, काइंडली इग्नोर दिस टाइपिंग मिस्टेक। कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाई पी, ऑल्सो फाइंड एक्स एंड लेंथ ऑफ एपी। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन मैं कराना चाह रहा था आपको जब रेशियो ना दिया गया हो। हम लोगों ने देखा कि इधर उधर का पॉइंट हटा देंगे तो निकाल सकते हैं, अगर किसी केस में सर रेशियो ना दिया गया हो उस केस में क्या करेंगे और कैसे निकालेंगे, उस चीज को जरा समझिए ध्यान से। सबसे पहले बात तो आपने लाइन बनाना है, रफली आप ये काम हमेशा हर क्वेश्चन में कर लिया करिए बेटा। ए बी लाइन दिया गया है,
P एक पॉइंट है, P का कोऑर्डिनेट है बच्चे x,3। ये रेशियोज नहीं पता है, ध्यान रखिए कि जब जब आपको रेशियोज नहीं पता होंगे आप हमेशा क्या रेशियो लेंगे, k:1। जब जब रेशियो नहीं पता होगा बेटा हमेशा k:1 का रेशियो लीजिएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा मत लीजिएगा। ठीक है। अब ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है सर -4,2। बी का कोऑर्डिनेट है बेटा 3,6। तो अब क्या करेंगे सर, वही सेम टू सेम बेटा रेशियो, सेक्शन फॉर्मूला रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला तुरंत लिखा करिए। ये हर क्वेश्चन में बेटा आप लिखते चलिए तो आपको याद हो जाएगा, या तो अगर याद हो गया है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, क्या P दिया गया है? हाँ सर x,3 दिया गया है। और कुछ पता है? हाँ, A और B के कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है आपको, तो जल्दी से बताएंगे बेटा। x1 क्या है? -4। x2 क्या है बेटा? 3। y1 क्या है बच्चे? 2। y2 क्या दिया गया है? 6। m क्या दिया है बेटा? k। और n क्या दिया गया है बच्चे? अब इस पे रखते चलिए, आराम से क्वेश्चन होता चलेगा। mx2 यानी कि k के साथ x2 3k हो जाएगा बेटा, 1 के साथ -4 तो -4 हो जाएगा, अपॉन में सर k+1 आता है। फिर k के साथ 6 तो 6k हो जाएगा, k के साथ 6 तो 6k हो जाएगा। इसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, ठीक। दूसरा बेटा और क्या लेना था, n के साथ y1 यानी कि 1 के साथ 2, तो ये बच्चे 2 हो जाएगा, अपॉन में k+1। अब आप इसको इक्वेट करना शुरू करिए। सबसे पहले बेटा ये वाला सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहां पर k की वैल्यू ही निकालनी। ध्यान रखिएगा पहले वाले में ना तो k पता है ना तो x, फंस जाएंगे जाके आप। दूसरा वाला पहले आप सॉल्व कर लीजिए कि सर 6k + 2 अपॉन k+1 किसके बराबर चल रहा है? ये सर 3 के बराबर चल रहा है। तो बेटा 6k + 2 = क्या हो जाएगा? 3k + 3। k वाले टर्म से एक साइड कर लेंगे तो माइनस होके 3k और उधर 1। k की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1/3। यानी बच्चे रेशियो आपको मिल गया, जो रेशियो आप कह रहे थे सर k:1 है, वो क्या आ गया? 1/3:1। यानी बेटा रेशियो क्या मिला? 1:3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। अब अगर k की वैल्यू मिल गई बेटा तो पहले वाले कोऑर्डिनेट में रखिए, x = 3 × 1/3 -4 अपॉन में बेटा 1/3। 1/3 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? 4/3। उधर भेजेंगे तो 4/3x = ये बच्चे कट जाएगा। 1 - 4 तो कितना होता है? -3। तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? -9। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -9/4। बड़ा इजीली क्वेश्चन आ गया। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं ना? सभी को क्वेश्चन समझ में आया क्या किया है हम लोगों ने? फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं। जब रेशियो नहीं पता होगा तो आप रेशियो क्या मानोगे? k:1। और जैसे ही k:1 रेशियो माना बेटा, जो पॉइंट्स दिए गए सेक्शन फॉर्मूले पे ले जाके रख दीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, और जो वेरिएबल जिसमें एक ही है वो पहले सॉल्व कर लीजिए, 2 वेरिएबल्स वाले बाद में सॉल्व करिए, या 2 अननोन वैल्यूज वाले बाद में सॉल्व करिए। ठीक है। 1 मिनट जल्दी से आप लोग कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे, मैं 1 मिनट में आया।
चल आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इसमें एक पार्ट और था बेटा, एपी की लेंथ निकालनी थी। डिस्टेंस फॉर्मूला अब आपको पता ही है, ए और पी की वैल्यूज पता चल गई हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके एपी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। इसमें बेटा क्या बताया गया, एक लाइन सेगमेंट है ए बी जो कि पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन कर रही है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, मान लिया ये ए बी लाइन सेगमेंट बोला गया, ध्यान रखिए, मैं ए से बी तक, इसीलिए ए का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट दिया गया था। फाइंड द रेशियो इन विच ए बी इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। ध्यान देने वाली बात यह है कि वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। बेटा अगर कभी भी वाई एक्सिस से डिवाइड होगा तो वाई एक्सिस पर एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है, ध्यान रखिएगा। यानी इसको जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, अगर ये वाई एक्सिस थी मान लो, तो ये डिवीजन वाला पॉइंट बेटा पी अगर आपको निकालना है तो आप क्या बोलोगे, सर ये 0, होगा। क्या होगा बच्चे, 0, रीजन समझ में आया, क्योंकि वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो वहां पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो वहां पे वाई की वैल्यू 0। अब कोई ज्यादा चीज तो बची नहीं है, पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, रेशियो भी नहीं पता है, रेशियो बेटा क्या मानेंगे, k:1। ठीक, आइए जल्दी से फॉर्मूले पे रखते हैं, फिर से बताएंगे। x1 -4 सर, x2 8, y1 है बेटा 6, y2 है -3, m की वैल्यू हमने k माना हुआ है, n की वैल्यू हम लोगों ने 1। ठीक है, तो अगर आपने क्या करना होता है, mx2 करना होता है, k की वैल्यू x2 के साथ 8k, n की वैल्यू -4 के साथ -4 अपॉन में बेटा k+1, कॉमा my2 k इंटू -3 क्या आ जाएगा बेटा, -3k, 1 का 6 के साथ प्लस में 6। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, k+1। किसके इक्वल चलना चाहिए सर, ये 0, y के बराबर चलना चाहिए। तो बेटा मैंने बार बार बोला पिछले क्वेश्चन में कि जब एक अननोन वैल्यू होगी तो उसको पहले सॉल्व कीजिए, ये वाला पहले सॉल्व कर लीजिए। तो सर 0, सॉरी 0 के इक्वल क्या रख लेंगे बच्चे, 8k-4 अपॉन में k+1, k+1 तो 0 हो जाएगा, 8k-4 इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 8k की वैल्यू 4 और k की वैल्यू 1/2। ठीक, अब दूसरी साइड आ चलिए, y इज इक्वल्स टू क्या होगा, -3, k की वैल्यू बेटा आपको मिल गई है 1/2, प्लस में 6 अपॉन में 1/2 + 1। ठीक, -3/2 + 6 अपॉन में बेटा 3/2 आ जाएगा। सॉल्विंग करेंगे, -3 + 6 2 = 12 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय बच्चे 3/2, 2 से 2 कट गया, -3 + 12 बेटा आ जाएगा 9, 9/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी बेटा y की वैल्यू आपको मिल गई, यानी इस चीज की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0, k की वैल्यू क्या मिल गई सर, हमें k की वैल्यू मिल गई है 1/2। कोई दिक्कत, क्वेश्चंस आसानी से हो जा रहे हैं, ये k की वैल्यू। ठीक, क्लियर है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी p का कोऑर्डिनेट पता चल गया। लेंथ ऑफ ए बी पूछा गया है, ए बी लेंथ निकालने के लिए क्या कर लो बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो। अंडर रूट में अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा, x2 - x1, x2 - x1 बेटा 8 -4 करोगे तो 8 + 4 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर, प्लस बेटा y2 - y1 -3 - 6 कितना होगा, -9, -9 का स्क्वायर कर लो बेटा। चलिए बताइए क्या आ जाएगा, 12 का 144 आ जाएगा सर, 9 का 81 आ जाएगा, 144 + 81 करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, 225।
225 का मतलब बेटा होता है 15, तो 15 यूनिट्स आपका आंसर आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छा, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक दो चीजें थोड़ी सी और आप लोग को बता दूं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर निकालना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू। चलिए एक दो कुछ टॉपिक्स आप लोग को समझा देता हूं, उसके बाद आते हैं। बेटा कभी भी ट्राई सेक्शन, अगर आपसे ट्राई सेक्शन छोड़िए, आप सबसे पहले ये समझिए कि अगर आपको ए बी सी दिया गया है बेटा, आपसे कभी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पूछे। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है बच्चे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। डी है, ई है, तो अगर मान लो मुझे ये बोला गया कि सर ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 कॉमा y1, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है बेटा x2 कॉमा y2, और सी का कोऑर्डिनेट है सर x3 कॉमा y3। हमसे पूछा गया सर ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सेंट्रॉइड बेटा जी से डिनोट करते हैं। दो तीन चीजें समझिए। सबसे पहले क्या ये सभी तक क्लियर होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है मीडियंस का, उसको सेंट्रॉइड बोला जाता है। दूसरा पॉइंट बच्चे, एक चीज अगर आपके समझ में आ गई, फिर क्या होता है, सेंट्रॉइड को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। जी कैपिटल वाला। तीसरा पॉइंट बेटा, सेंट्रॉइड जो होता है ये हमेशा क्या करता है बेटा, मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो। हालांकि रेशियो तो लगा ही हुआ है, अलग से लिखने की कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर यहां पर मैं AG/GD की लेंथ आपसे बोलूं कि बताइए AG/GD की लेंथ क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे सर? 2:1 होगी। मतलब वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक के पार्ट को 2 मानते हैं और सेंट्रॉइड से बेस दूसरी लाइन तक के पार्ट को 1 मानते हैं। यानी इसी हिसाब से अगर BG/GE मैं आपसे पूछूं तो भी क्या होगा बेटा? 2:2। समझ में आया? बहुत बेसिक सी बातें हैं, इतनी चीजें क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आराम से समझ में आ रहा है सेंट्रॉइड क्या हुआ? एक चीज ये समझाना था आपको, जब आप सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं बेटा, तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में कुछ कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं कि एक लाइन सेगमेंट AB है, इज ट्राइसेक्टेड। क्या बोला गया? ट्राइसेक्टेड। दो पॉइंट्स हैं जिसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है बेटा 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो मान लो आपने एक P ले लिया, एक Q ले लिया। 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब एक पार्ट ये हो गया बेटा, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। ये 3 इक्वल पार्ट्स बन गए। ठीक है, तो ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। बोला गया कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट जब भी आएंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो मुझसे A और B का कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 कॉमा y1 और बेटा B का कोऑर्डिनेट दिया गया है x2 कॉमा y2, आपसे बोला कि सर P का कोऑर्डिनेट बताइए, तो P के कोऑर्डिनेट को आप क्या करेंगे बेटा? तुरंत x और y मान लेंगे। या आपसे बोला गया कि ट्राई सेक्शन का कोऑर्डिनेट बताइए, तो सबसे पहले P निकालने जाएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग कि सर AP से
पीबी का जो रेशियो है सर, अगर ये इक्वल था तो ये 1 था, तो ये 1 था तो ये भी 1 होगा, यानी एपी से पीबी का रेशियो क्या हो गया बच्चे, 1:2। एपी से पीबी का रेशियो पता चल गया। अगर मैं इसको सेपरेटली बना दूं, ये 1:2 का रेशियो मिल गया बेटा आपको। ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, सेक्शन फॉर्मूले पे रखेंगे, पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक। दूसरा, अब क्यू को निकालना है तो क्या करेंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट। अगर पी निकल गया है बच्चे आपका, तो आप क्या कर लो, क्यू तो मिड पॉइंट होगा सर पीबी का, पी निकला है, बी निकला है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के बेटा क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। ठीक। और एक दो कॉन्सेप्ट क्या बनते हैं वो भी जानिए। कभी कभी बेटा प्रूफ करने के लिए कुछ आ जाता है कि सर प्रूफ करिए ये कौन सा शेप है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, क्या है। तो बेटा जब कभी भी रेक्टेंगल प्रूफ करना होगा, फिर पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा, तो क्या करेंगे। पैरेललोग्राम में आपको ध्यान देना होता है कि सर अगर पैरेललोग्राम है उस केस में क्या करना है कि दोनों ही केस में रेक्टेंगल हो पैरेललोग्राम हो, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनका जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेगा वो सेम पॉइंट पे करेगा। कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, सेम पॉइंट पे करेगा बेटा। इनके जो डायगोनल्स होंगे बच्चे वो सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ए बी का जो मिड पॉइंट होगा बेटा, सॉरी ए सी का, वही बच्चे बी डी का मिड पॉइंट होता है। जो मिड पॉइंट ए सी का होता है वही होता है बी डी का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। समझ गए। तो कभी अगर प्रूविंग करनी है कि सर अगर हमें रेक्टेंगल, मान लीजिए पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करें, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो बेटा सिंपल सा तरीका है कि ऑपोजिट साइड से इक्वल दिखा दो, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर लो। क्या कर दोगे सर, ए बी जो है वो सी डी के बराबर हो जाएगा, बी सी जो है वो क्या हो जाएगा, ए डी के बराबर। बात खत्म भाई। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर और भी तो फिगर हो सकते हैं, और हो सकते हैं बेटा। अगर यही चीज रोम्बस करना हो, अच्छा रेक्टेंगल करना हो, आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल में बेटा ध्यान रखना डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये रेक्टेंगल प्रूव करना होता, चलो इनको एक पॉइंट वाइज लिखवा देता हूं, इनको पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए। सबसे पहले पैरेललोग्राम के बारे में लिख लीजिए। पैरेललोग्राम में क्या करेंगे बेटा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। बस इतना आप दिखा देंगे तो वो पैरेललोग्राम मान लिया जाएगा। ठीक। डायगोनल सेम पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा बच्चे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए क्या करना होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पहला काम। दूसरा बेटा आपको डायगोनल्स भी इक्वल दिखाने पड़ेंगे। कैसे प्रूव करोगे बेटा, मैं आपको यहां पर एक समझा रहा हूं फिगर बना के। जैसे ये था पैरेललोग्राम, तो बेटा पैरेललोग्राम में अगर आपने ये दिखा दिया कि सर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है और बी सी इज इक्वल्स टू ए डी है, तो बेटा आपका काम हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर यही आप बेटा रेक्टेंगल के केस में आएंगे, तो रेक्टेंगल में क्या दिखाना पड़ेगा कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, यानी एक्स्ट्रा काम आपका थोड़ा सा आ जाता है। आपने क्या दिखाना है कि सर ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर। फिर क्या दिखाना है कि सर बी सी जो है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर। फिर आपको दिखाना पड़ेगा बेटा कि ए सी जो है वो बी डी के बराबर है।
इतनी चीजें आप दिखाएंगे तब ये रेक्टेंगल माना जाएगा। यहां सब जगह आप डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, बड़े इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। फिर तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है बेटा वो है, पहले रोम्बस बता देता हूं फिर स्क्वायर पर। आपको पता है कि रोम्बस और स्क्वायर दोनों में क्या होता है कि चारों साइड्स इनकी इक्वल होती हैं। तो बच्चे आप क्या दिखा सकते हो कि सर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी। अगर ये चारों बराबर हो गए बेटा तो ये रोम्बस हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज यहां पर भी आप कर सकते हैं। अगला 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 स्क्वायर। इसमें बच्चे साइड्स के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल दिखाने पड़ेंगे। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, ये चारों साइड्स इक्वल दिखानी पड़ेंगी। फिर बेटा आपको दिखाना पड़ेगा कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। सारी जगहों पर डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, इजिली आप प्रूव कर सकते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि प्रूव करिए सेक्शन फॉर्मूले से कि ये पैरेललोग्राम है, तो आप AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम दिखा देंगे, यानी ये बता देंगे कि AC का मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकालिए O, BD के मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकालिए O। अगर दोनों का कोऑर्डिनेट सेम आ गया बता देंगे सर ये पैरेललोग्राम है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाइसेक्ट करता है, आप सेक्शन फॉर्मूले के मेथड से भी निकाल सकते हैं। क्या सभी बच्चे तक इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है? सभी को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं बेटा? लगभग सेक्शन फॉर्मूले के हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने टच किया है, हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा हुआ है, अच्छे क्वेश्चंस किए हुए हैं, PYQ ज्यादातर किए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, या फिर वो क्वेश्चंस किए हुए हैं जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। गेस वर्क होता है, किसको पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए, राइट। चलिए एक क्वेश्चन मैंने बीच में छुड़वाया था आपका, सिर्फ ये कह के कि भैया ये बड़ा सवाल है मत करो इसको, ये नहीं बोला था, ये बोला था इसको बाद में करवा दूंगा। अच्छा अभी एक और छोटा हुआ है, दो क्वेश्चन छोटे हैं। चलो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग P and Q intersects the y axis at R, PM and Qn are perpendicular from P and Q on the x axis. Find the ratio PR is to PQ. Coordinates of R, area of the quadrilateral PM and Q। बहुत बहुत बेहतरीन सा बड़ा उम्दा क्वेश्चन है बेटा, दिमाग लगाइए जल्दी से। P और Q को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस को एट R। एक फिगर बनाने चल रहा हूं। P बेटा -4,5 है, आपको पता है कि x पे माइनस मतलब यहां पर कहीं होगा। मान लो -4,5, ये यहाँ पे बेटा -4 मान लेते हैं, यहाँ पर 5 मान लेते हैं। हालांकि बनाना पड़ेगा, थोड़ा ढंग से बनाना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज फिर पूरा उल्टा हो जाएगा। चलिए बनाते हैं इस ग्राफ को अच्छे से। इरेजर से कहाँ ग्राफ बनता है? आराम आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा, पहले बोला गया कि P -4,5 है, जल्दी से प्लॉट करना शुरू करते हैं हम लोग। x पे -4, y पे 5 बेटा कहीं यहां पर आएगा पॉइंट, ये P हो गया।
दूसरा बोला गया Q 3,2 है, X पे 3 बेटा, Y पर 2, कहीं यहां पर आ जाएगा पॉइंट। फिर बोला गया बच्चे कि ये इंटरसेक्ट कर रही है Y एक्सिस को एट R पे। अब बहुत डिटेल में अच्छे से साफ साफ बनाएंगे तो ये शायद कुछ ऐसा कट करता हुआ जाए। स्केल से आप बनाएंगे बेटा ध्यान से तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा। ये P का कोऑर्डिनेट अभी मुझे पता था, -4,5, और Q का कोऑर्डिनेट बेटा आपको पता है 3,2। R ये पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है। PM और QN बेटा परपेंडिकुलर्स हैं P और Q से। परपेंडिकुलर्स की बात आई, बना देते हैं। अब अगर यहां से परपेंडिकुलर आप डालेंगे तो यहां पर, और Q से परपेंडिकुलर बेटा ये। क्लियर बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आपसे पहला पूछा गया कि सर बताइए रेशियो PR और PQ का। PR और PQ का ध्यान से समझिएगा, PR और RQ का नहीं पूछा है बेटा, इन्होंने PR और PQ का रेशियो पूछा है। सर सेक्शन फॉर्मूले से रेशियो तो निकाल सकते थे, लेकिन क्या R का कोऑर्डिनेट पता है आपको? हाँ सर, R का कोऑर्डिनेट पता है हम लोग को, 3 पर कट कर रहा है। ये आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है बेटा तो उसके लिए आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको K:1 का रेशियो मान लो, ठीक। और ये पॉइंट तो आपको पता है बच्चे कि अगर ये क्या हो सकता है, y 0,y रख के निकाल लो। एग्जैक्ट पॉइंट अगर आपको पता करना है, हो सकता है मैंने गलत वहां पर ड्राइंग कर दिया हो, हालांकि नॉर्मल केसेस में तो डायरेक्ट ही आपको मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R नहीं पता है, इसका मतलब है कि वो कहीं 3 के ऊपर कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक। तो बेटा एग्जैक्ट 3 पर नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी ऐसा पता चल रहा है। चलो चेक कर लेते हैं हम लोग को अगर R का कोऑर्डिनेट निकालना है सर, तो हम लोग x, y कर सकते हैं, इक्वल्स टू बेटा K:1, मैं बार बार बोल रहा हूं, K से 3 का मल्टीप्लाई 3K हो जाएगा, 1 से 4 का मल्टीप्लाई -4 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चे, K+1। अच्छा, x और y रखने की जरूरत तो है नहीं यार में, क्यों नहीं रखने की जरूरत है सर? x वाला तो 0 होगा, कॉमा फिर बेटा क्या रखना है, K से 2 का यानी 2K, सेक्शन फॉर्मूला ही रख रहा हूं, 1 से 5, कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। पहले जिसमें एक ही वैल्यू अननोन वैल्यू निकालनी है वो रख लीजिए। 3K -4 बेटा ये पता है K+1 उधर जाके 0 बन जाएगा। 3K की वैल्यू 4, सर K की वैल्यू आ गई 4/3, बहुत अच्छे। दूसरे वाले में चलो बेटा, 2 × 4/3 +5 अपॉन में बेटा क्या है 4/3 +1, ठीक है। किसके बराबर चल रहा है सर? ये y के बराबर चल रहा है। सॉल्व कर लो, 8/3 + 5, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 7/3, 8 और 15 23/3 और बेटा नीचे 7/3 तो 23/7 आ गया। यानी सर R का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। R का कोऑर्डिनेट y पर तो सॉरी x पर तो 0 था, y पर क्या मिला सर 23/7। तो बड़े इजीली हम लोगों ने R का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। सर PR और PQ के रेशियो पूछा हुआ है बेटा, यहां से PR और RQ का रेशियो तो आप निकाल चुके हो, कैसे? K:1 था और K की वैल्यू आपको पता है सर 4/3 आई है, यानी बच्चे 4:3 आ गया। तो अगर ये वाली वैल्यू PR की वैल्यू को आप 4 ले रहे हो तो RQ की वैल्यू 3 है, यानी PR और PQ क्या हो जाएगा बेटा 4:7। PQ तो पूरी लेंथ हो गई ना, तो 4 और 3 का मतलब 7 हो गया ऐड करने पे। अब आपसे बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PMNQ पूछा हुआ है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PMNQ, ध्यान से देखिए, PMNQ कैसा बना? ट्रेपेजियम। PMNQ ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बेटा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं बच्चे? MN प्लस
हाफ पैरेलल साइड तो बेटा PM है, और क्या है, QN है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है बच्चे, हाइट क्या हो जाएगा, MN। आप इसको ऐसे सीधा करके रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट फिगर। बताइए जल्दी से, PM की वैल्यू क्या है सर, P से M तक तो दिख रहा है, वाई एक्सिस पे पता चल गया था 5 है। बेटा QN की वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस बताता है ना, 2 है। मैं आपसे पूछूंगी बताइए बच्चे MN की वैल्यू क्या है, आपने कहा सर 4 इधर गए थे, 3 इधर गए थे, 7 है सर। तो हाफ 5 + 2 7, 7 7 जा बेटा 49, कितना आ गया 49/2, यानी बच्चे क्या आया 24.5, 24.5 क्या, स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है बेटा आज की क्लास में, केवल एक क्वेश्चन बचा हुआ है, और ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, और कई बार आप इस क्वेश्चन को देखे होंगे लगाते वक्त, लंबा सा इक्वेशंस कई सारे दिखते हैं, तो बस लंबा है लेकिन क्वेश्चन इजी है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। पहले तो एक फिगर बना लेते हैं बेटा। एक ट्रायंगल है बच्चे, ABC, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इनके मीडियंस के बारे में बताया गया बेटा, या मिड पॉइंट्स, तीनों साइड के आप देख लो, मिड पॉइंट्स DEF है, मिड पॉइंट्स क्या है बेटा, अगर ऐसे दिया जाता है मिड पॉइंट्स DEF, AB का मिड पॉइंट सबसे पहले लिखिए D, फिर BC का E, फिर F, ऑर्डर में लिखा करिए, सही होगा तभी। पहला दिया गया 3,4, यानी D का कोऑर्डिनेट बताया बच्चे 3,4 है, E का कोऑर्डिनेट 8,9 दिया गया है, और सर F का कोऑर्डिनेट दिया गया 6,7। ठीक है, आपसे पूछा गया कोऑर्डिनेट ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल बताइए। सर ये तो उल्टा हो गया, वर्टिसेस देके मिड पॉइंट पूछा, आसान था, अब ऐसे नहीं हमें पता हुआ है, कोई बात नहीं। मिड पॉइंट फॉर्मूला का एक बड़ा अच्छा सा यूज करने वाला एग्जांपल मैं यहां पर सिखाता हूं आपको। यही तो असली में मिड पॉइंट फॉर्मूले का सही सही यूज अच्छे लेवल के क्वेश्चन में किया गया है। अच्छे लेवल का मतलब लेंदी है क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है, परेशान नहीं होना है बेटा। D तो मिड पॉइंट है ना, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिख सकते हो बच्चे कि x1 + x2 अपॉन 2 कॉमा y1 + y2 अपॉन 2 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये तो 3,4 के बराबर आ जाएगा। लिखा जा सकता है सर, इसका मतलब x1 + x2 की वैल्यू जो यहां से हमें मिलेगी 2 3 जा 6 के बराबर मिलेगी। सर y1 + y2 की वैल्यू भी हमें यहां से मिल जाएगी, क्या मिलेगी बच्चे 2 4 जा 8। इसको हम लोगों ने पहला इक्वेशन मान दिया, इसको हम लोगों ने दूसरा इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब बात करते हैं बेटा दूसरे वाले इक्वेशन की तरफ, तीसरे वाले कॉन्सेप्ट की तरफ, मतलब इक्वेशन की तरफ। E मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। सो बेटा मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट तो यहां पर भी लग सकता है, यानी x2 + x3 अपॉन में 2 कॉमा y2 + y3 अपॉन में 2। क्या आना चाहिए बेटा 8,9। तो आप मुझे बताएंगे कि x2 + x3 कितना आ जाएगा। सर ये वैल्यू तो उधर भेजेंगे 16 आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। y2 + y3 क्या आ जाएगा बच्चे 18 आ जाएगा।
इनको भी नोट कर लीजिए, तीसरा इक्वेशन, चौथा इक्वेशन। ऐसे 4 इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं। अब लास्ट पे आते हैं कि सर एफ भी तो मिड पॉइंट है किसका, एसी का। एफ किसका मिड पॉइंट है बच्चे, एसी का। अगर एफ मिड पॉइंट है एसी का बेटा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर भी वही होगा कि सर x1 प्लस x3 क्या आ जाएगा बेटा, 6,7। तो मुझे बताइए x1 प्लस x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 12 के बराबर। y1 प्लस y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 के बराबर। आ रहा है समझ में? 4 हो चुके थे ना, तो ये 5वां इक्वेशन हो गया और ये 6ठा इक्वेशन। बस इतनी बात समझ में आ गई सबके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं यहां तक। अब आइए समझते हैं क्या करना है बेटा। अगर मैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन, ध्यान से देखिए, पहला इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन और 5वां इक्वेशन, इनको आपस में जोड़ दूं। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 पहले में मिला था, दूसरे इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, तीसरे वाले में सॉरी, x2 प्लस x3 मिला था, और फिफ्थ इक्वेशन में क्या है, x1 प्लस x3। तो क्या 2 बार सारे रिपीट नहीं हो रहे हैं? और इन तीनों की वैल्यूज को ऐड करिए, इधर 6 मिला हुआ है आपको, इधर 16 यानी 22, और फिर इधर आप बढ़ेंगे तो 34 बढ़ गए। तो बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना मिला, 17। इसको इक्वेशन को आप 7th मान लीजिए। केवल इक्वेशंस बड़ी होंगी, लेकिन क्वेश्चन आप देखते जाएंगे कि इजी होता चला जाएगा अब आपके लिए। जैसे ही आपको इन तीनों का सम मिल चुका है, आप पहले इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे तो x3 मिल जाएगा, आप दूसरे इक्वेशन को सॉरी तीसरे इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे तो x1 मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 7th में से मैंने मान लो पहला इक्वेशन सबट्रैक्ट कर दिया, यानी x1 प्लस x2 की वैल्यू चली जाएगी, क्या बचा x3। 17 में से अगर आप 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 11। यही कॉन्सेप्ट आप यूज करते चलिए। 7th में से आप थर्ड को माइनस कर दीजिए, थर्ड में क्या नहीं है, x1, यानी कि आपको x2 और x3 कटा तो क्या मिल गया, x1 की वैल्यू मिल गई। कितना मिलेगी बेटा, 17 में से 16 माइनस किया यानी 1 आ गया। फिर लास्ट में फिफ्थ वाला अगर आप माइनस करेंगे इसमें से, तो फिफ्थ वाला माइनस मतलब ये, यानी कि x2 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो x2 क्या मिल गया बेटा, 17 में से 12 माइनस किया यानी 5 आ गया। तो आपने देखा इक्वेशंस अलग अलग बन रहे थे, लेकिन जब आप इनको सिंप्लीफाई करने गए तो बहुत ही इजीली आपको x1, x2 और x3 तीनों की वैल्यू मिल गई। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिमिलरली लिख के y1, y2 और y3 की वैल्यू भी निकाल देना है। मतलब अब आप क्या करेंगे, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ वाले इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 मिलेगा। ठीक है, जब आप इनसे सिमिलरली, जैसे हमने यहां पर माइनस किया हुआ है 7 से फर्स्ट, ऐसे ही आप सेकेंड को माइनस करेंगे तो आपको y3 मिल जाएगा। आप ऐसे ही फोर्थ को माइनस करेंगे तो y2 मिल जाएगा, और सिक्स्थ वाले को माइनस करेंगे तो सॉरी फोर्थ में y1 मिलेगा और सिक्स्थ वाले में y2 मिलेगा। क्लियर है? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है, लॉन्ग में आता है हमेशा, लेकिन बहुत ही इजी होता है। अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें तो इस क्वेश्चन में गलती होने का कोई और चांस नहीं है। मिड पॉइंट फॉर्मूले का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर रिवाइज करिए। और बाकी सारे टाइप जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हम लोगों ने आज की क्लास में कवर अप किया है। आपका काम है इनको अच्छे से रिवाइज करिए और बाकी क्वेश्चंस लगाते रहिए। आज की क्लास को फिर यहीं तक रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।